आज हम लोग फिजिक्स का सेकेंड पेपर शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस का पूरा डिस्कशन नीट और जेई के सिलेबस पर होगा और इसमें जितने भी प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा, नीट के लिए सेपरेट एक अलग सीरीज होगी और जेई के लिए एक अलग सीरीज होगी। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मीन्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें चार्ज को रेस्ट करने के बाद सारी प्रॉपर्टी, इसकी गुण और विशेषता के बारे में पढ़ना है। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में रहेगा और उससे रिलेट करके इस चार्ज की जितनी भी गुण और विशेषताएं फिजिक्स के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको डिफाइन ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द ब्रांच of physics which deals with the study of electric field, electric force and electric potential due to charge at rest called electrostatics। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज है, गुण है। किसकी गुण है? चार्ज पार्टिकल का। तो चार्ज पार्टिकल के ये सारे गुण को हम लोग को स्टडी करना है, लेकिन चार्ज को कैसे रखना है? रेस्ट में रखना है। तो चार्ज जब रेस्ट में रख करके, चार्ज को रेस्ट में रख करके जो इसके साथ रिलेटेड प्रॉपर्टीज है इस चार्ज के साथ, वो फिजिक्स को जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब इस चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ चार्ज के गुण को बारे में पढ़ना है, उसकी विशेषता, उसके गुण अवगुण, सारे क्वालिटी के बारे में डील करना है। तो पहले हमको पढ़ना होगा कि जिसके बारे में डील करना है उसके बारे में जानना होगा कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज एक, यहाँ से देख लेते हैं चार्ज क्या है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, आंतरिक गुण है, इंटरनल गुण विशेषता है। किसका? ऑब्जेक्ट का। बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण दे एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर टू फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मीन्स चार्ज पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट का आंतरिक गुण है, जिसके कारण, जिस गुण के कारण ए पार्टिकल, ए ऑब्जेक्ट एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करता है नहीं तो रिपेल करता है। तो ए अट्रैक्ट करने वाले और रिपेल करने वाले जो गुण ऑब्जेक्ट के पास है, उसी गुण को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और ये पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि में हमको दो तरह का ऐसा ऑब्जेक्ट मिला है, ऐसा कण मिला है, ऐसा पार्टिकल मिली है, जिसको हम बोलते हैं, नाम रखे हैं वैज्ञानिक लोग ने, इसको नाम रखे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और इसको बोलें कि ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब मूल चीज़ है। मूल का मतलब इसमें कहीं कोई मिश्रण नहीं है, कोई दूसरे चीज़ को लगा करके बनाया हुआ नहीं है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। जैसे हमारा दूध है, तो दूध अगर फंडामेंटल है तो उसमें कुछ इनपुट डाल करके जब हम उसको दही बना देते हैं तब वो हो जाता है डेराइव्ड और दूध हो गया फंडामेंटल। तो उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल है, मीन्स उसमें कोई दूसरा चीज़ मिलाया हुआ नहीं है। और यही दो चार्ज पार्टिकल को हम रेस्ट में रख करके इसके सारे प्रॉपर्टीज, गुण और विशेषता को अध्ययन करेंगे। अब ये दो नेचर का होता है, एक नेचर को पॉजिटिव कहते हैं, एक नेचर को निगेटिव कहते हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव नेचर किसने दिया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज को, एक का मैथमेटिकल नोमेनक्लेचर किए, एक का नाम रखे पॉजिटिव और एक का नाम रखे निगेटिव।
अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई साइंस, रॉकेट साइंस छुपी हुई नहीं है, एक कन्वेंशन है। कोई कन्वेंशन जैसे बना देता है, उसी तरह से एक कन्वेंशन है कि एक चार्ज को पॉजिटिव बोलेंगे और दूसरे चार्ज को निगेटिव बोलेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज कैरियर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। एक कन्वेंशन लेकर के हम सारे फिजिक्स को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली ब्रांच को स्टडी करते हैं, और इसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए। इसके बारे में पहले वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में ये सब किया हुआ है। तो हम चार्ज के बारे में ही इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और चार्ज क्या है? किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। मीन्स चार्ज कहाँ मिलेगा? चार्ज को खोजना होगा, क्योंकि इस ब्रांच में हम को पढ़ना है सिर्फ चार्ज के बारे में। तो चार्ज मिलेगा कहाँ? तो हर एक देश, हर एक दुनिया के कोने कोने में हम लोग खोजे तो कहीं नहीं मिला। तो जब हम कोई धर्म और ग्रंथ के पुस्तक पढ़े तो उसमें मिला कि ईश्वर कण कण में है। ईश्वर कण कण में है, इसका मतलब हर चीज़ कण में ही छुपा हुआ है। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल भी हमारे कोई ना कोई कण में ही छुपा हुआ है। कण मीन्स कोई पदार्थ में ही छुपा हुआ है। तो उसी पदार्थ के अंदर हम चार्ज पार्टिकल को खोजने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे खोजते खोजते हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मुलाकात हुआ। तो कैसे मुलाकात हुआ, इसके बारे में चलते हैं, आगे करते हैं। तो हमारे नेचर में, प्रकृति में ये सारे पदार्थ हैं, सारे मटेरियल है, सारे मैटर है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, मैग्नीशियम, ब्रॉन्ज, सल्फर, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, सोडियम, ये सारे मटेरियल उपलब्ध है हमारे नेचर में, जिसको हम आँख से देखते हैं। तो वैज्ञानिक लोग ने कहा कि इसी के अंदर हर चीज़ छुपा हुआ है, इसी के अंदर हमारे चार्ज पार्टिकल भी छुपा हुआ है। तो डाल्टन साहब ने कहा कि हर एक पूरी ब्रह्मांड और सृष्टि जो है एक छोटा सा कण से बना हुआ है, जिसका नाम है एटम। तो पूरा वैज्ञानिक ने इसको हथौड़ा मार मार करके हर एक मटेरियल को तोड़ दिया, और तोड़ करके वो छोटा कण उसके अंदर से निकाल दिया, और जिसका नाम रखा एटम। और वो जब कण को तोड़ करके निकाला गया तो हर कण का शेप स्फेरिकल मिला, लेकिन किसी का शेप बड़ा मिला, किसी के एटम का शेप छोटा मिला। मीन्स इसके एटम निकाले, इसके एटम निकालें तो दोनों का एटम का शेप तो स्फेरिकल ही था, लेकिन किसी का बड़ा शेप है तो किसी का छोटा एटम का शेप है। तो वो शेप के अनुसार, उसके साइज के अनुसार एक हम टेबल में इसको सजा दिए सारे एटम को, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, जो कि हम लोग पहले केमिस्ट्री में देख चुके हैं। तो ये सारे हमारा टेबल है, इसमें ये सारे एटम है। जैसे ये हमारा गोल्ड है, तो गोल्ड का एटम इसके अंदर खोज लेते हैं कि हमारा गोल्ड कहाँ है। तो गोल्ड के लिए सिंबल AU होता है। तो ये हमारा गोल्ड है। ये एटम, इसको जब तोड़ा और इसको तोड़ करके सबसे छोटा कण के पास पहुंचा तो ऐसा कण मिला, लेकिन शेप में स्फेरिकल मिला। उसके बाद ये सिल्वर है, तो इस सिल्वर को तोड़ा तो AgS सिल्वर है, तो इसका शेप स्फेरिकल ही है, लेकिन साइज में इससे थोड़ा सा छोटा है। फिर यहाँ देखते हैं कॉपर, तो एक कॉपर का एटम मिला, वो सिल्वर से साइज में भी थोड़ा सा छोटा मिला, लेकिन शेप में स्फेरिकल ही है। इस तरह से सारे जितने भी हमारे नेचर में मटेरियल मिला है, सब को तोड़ करके छोटे छोटे कण में तोड़ दिया एटॉमिक साइज में, और एक टेबल बना दिया। अब इसमें जब सजाए तो देखते हैं कि इस टेबल में टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज छोटा होता है। इसलिए यहाँ लिथियम वाला रो में चलते हैं तो नियॉन के स्फेयर का साइज छोटा है लिथियम के साइज से, जबकि नियॉन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इससे बड़ा है, लिथियम से बड़ा है, फिर भी इसका साइज छोटा है, लेकिन नेचर में कैसा है? स्फेरिकल ही। तो ये एटम में सारे को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया गया। उसके बाद वैज्ञानिक ने कहा कि हमको चार्ज पार्टिकल तो फिर भी मिला नहीं,
तो इन्होंने इस एटम को अब तोड़ने का प्रयास किया गया, तोड़ने का प्रयास करना शुरू किए कि इसको तोड़ना है। तो कैसे टूटेगा? जैसे एटम का तो साइज होता है एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर का साइज है। हमारा आँख देख सकता है 0.1 मिलीमीटर तक के ही साइज को देख सकता है, इससे नीचे का साइज को देख ही नहीं सकता है। तो 10⁻⁻10 के ऑर्डर में एटम होता है, 10⁻⁻9 के ऑर्डर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10⁻⁻6 के ऑर्डर में सेल होते हैं। सब कोई चीज़ हमको दिखाई नहीं देता है, तो इस पर हथौड़ा चलेगा कैसे, इसको देखेंगे कैसे? तो देखने के लिए एक ही चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर हम अपने आँखों से देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, जो दृष्टि अर्जुन को कृष्ण भगवान ने दिए थे। तो वो जब दृष्टि अगर हम लोग को पास मिल जाएगा तो इस मटेरियल को हमको एटम में तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इसी के अंदर झांक करके देख लेंगे कि क्या क्या है, ईश्वर ने इसको कौन कौन कण से मिला करके बनाया है। तब वो दृष्टि तो हमको मिलेगी नहीं। तब वैज्ञानिक लोग ने 2 इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया, एक का नाम पड़ा माइक्रोस्कोप, दूसरे का नाम पड़ा टेलीस्कोप, और उसको हेल्प ले कर करके हम इस टुकड़े को आगे तोड़ना शुरू किया। तो फिर आगे इसके अंदर क्या हुआ कि जितने भी ऊपर में मटेरियल हम ये देखे, सारे मटेरियल को तोड़ दिया। ये जितने भी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध था नेचर में, वो सारे को तोड़ करके स्फेरिकल शेप बना दिया। ऐसा इस तरह का छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया। तो किसी एटम का साइज इतना बड़ा है, कुछ का इतना बड़ा, कुछ का इतना बड़ा, कुछ का इतना छोटा, मीन्स छोटा बड़ा बहुत सारे साइज, हर एक मटेरियल का एटम का साइज छोटा बड़ा होते गया, लेकिन सब नेचर में स्फेरिकल है। तो इसको तोड़ने में सबसे पहला काम किया जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने अपना हथौड़ा इसके अंदर चलाया, तो इसके अंदर से एक पार्टिकल निकाल करके लाए, जिसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। तो अब ये हथौड़ा वो हथौड़ा वाला हथौड़ा नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल हथौड़ा है, जिसको बोला जाता है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन खोज करके निकाल दिया। गोल्डस्टीन के हथौड़ा चला तो इसके अंदर एक प्रोटॉन खोज करके निकाल दिया गया एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से। जेम्स चैडविक का हथौड़ा चला तो इसके अंदर एक और पार्टिकल निकाल दिया गया, न्यूट्रॉन। इसका मतलब एटम के अंदर 3 टाइप का पार्टिकल है, और वो पार्टिकल का नाम हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तब लोग पूछा कि अच्छा बताइए इस एटम के अंदर ये तीनों पार्टिकल कैसे रह रहे हैं? तो जे थॉमसन ने कहे कि इसके अंदर उसी तरह से रहते हैं जैसे तारबूज के अंदर बीज रहते हैं। तो जो ब्लैक सीड्स हैं, तारबूज का जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है, और उसके अंदर प्लमिंग्स जो हैं, जो रेड वाला मीठा भाग जो है वो प्रोटॉन का भाग है। मीन्स प्रोटॉन हो गया रेड वाला सेक्शन, और ब्लैक वाला जो सीड्स हो गया वो हो गया इलेक्ट्रॉन वाला सेक्शन। लेकिन बाद में चल करके ये मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद रदरफोर्ड ने इस मॉडल को दिया। क्या किया कि गोल्ड का एक पतला पट्टी लेकर करके उस पर अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्डिंग कर करके इन्होंने बताया कि हम एटम के अंदर जा करके देख करके आए हैं। तो एटम के अंदर आपने क्या देखा? तो इन्होंने कहा कि एटम के अंदर देखे जा करके कि सेंटर पर एक छोटा सा हेवी पार्टिकल है, जिसको हम न्यूक्लियस नाम रख रहे हैं, और इसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट में एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल घूमता है, जिसको जे थॉमसन साहब ने कहे थे वो पार्टिकल तारबूज की तरह नहीं है, डिफरेंट ऑर्बिट में घूमता है, और सेंटर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ए प्रोटॉन जिसको गोल्डस्टीन ने बताए, और न्यूट्रॉन्स जिसको जेम्स चैडविक ने बताए, वो दोनों यहाँ सेंटर पर न्यूक्लियस पर रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऑर्बिट लगाता है, चक्कर काटता है ऑर्बिट में।
ऐसा देखा किसने, रदरफोर्ड ने। तो उनके मॉडल के अनुसार एटम के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है, मीन्स ये हमारा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस पर अगर हम रेड वाले को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहते हैं तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन, और वाइट वाला को अगर न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं तो ये वाइट वाला हमारा हो गया न्यूट्रॉन, जिसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन बोला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो कैसा ऑर्बिट में घूमता है, ये तो प्लेन 2 डायमेंशनल ऑर्बिट हुआ, तो ये ऐसा ऑर्बिट में नहीं घूमता है, रियल ए ऑर्बिट है जिसको इलिप्टिकल बोलते हैं, और ये 3 डायमेंशनल है, किसी का ऐसा प्लेन है, किसी का ऐसा प्लेन है, किसी का ऐसा प्लेन है, मीन्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ये रियल पिक्चर है, हम लोग स्टडी करने के लिए इसको 2 डायमेंशनल फ्रेम में भी स्टडी करते हैं। मीन्स अब हमारा जो एटम था वो टूट कर करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। इसका मतलब हम चार्ज पार्टिकल को खोज लिया, इसी में एक गुण देखा गया। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खोज करके निकाला गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो देखा गया कि ये दोनों में गुण है। क्या करने का गुण है, अट्रैक्ट करने का और रिपेल करने का। इसीलिए इस गुण को एक अलग से डिजाइन कर दिया गया टॉपिक, इसकी पूरी गुण और गाथा लिखने में एक पूरा बुक बन गया, और उसको नाम रखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे रामचंद्र जी का इतना बड़ा काम किया, काम किए इस दुनिया में श्री राम ने, कि उनके नाम पर, उनके चरित्र पर एक रामचरितमानस बन गया। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने इतना गुणी है, इसके अंदर इतना गुण है, ये इतना गुणी पार्टिकल है कि इसके पूरा गुण को व्याख्यान करने के लिए एक पूरा बुक ही बन गया, और उस बुक का और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसमें वो गुण लिखा गया जब इसको रेस्ट में रखा गया। जब रामचंद्र जी लंका गए तो लंका वाला गुण अलग टॉपिक में लिख दिया गया, बालकांड अलग टॉपिक में लिख दिया गया। तो इनका गुण रेस्ट में रख करके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रेस्ट में रख करके जो गुण लिखा गया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखा गया, और दोहरा करके जो गुण लिखा गया वो इलेक्ट्रिक करंट में लिखा गया और मैग्नेटिज्म में लिखा गया। तो ये बहुत गुणी पार्टिकल हैं, तो इनके बारे में हमको इस टॉपिक में पूरा डिटेल पढ़ना है। तो जब हम लोग को दिव्य दृष्टि भगवान ने दिए, और उस दिव्य दृष्टि से जब एटम के अंदर झाँके तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिला। तो हम लोग कौन झाँका इसके अंदर, स्ट्रक्चर देखा किसने, तो रदरफोर्ड ने देखे। तब वो अपने दिव्य दृष्टि से ऐसा स्ट्रक्चर देखे और कहे कि हम अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करके देखे थे, लेकिन ऐसा ही शेप देखे। और ये जो वाइट यहाँ पर छोटा छोटा कण नज़र आ रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरियर प्रोटॉन्स है, और ये न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है, और ये हमारा क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड्स मीन्स बादल, इसका मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसा बात नहीं है। जैसे हम कहेंगे कि हाइड्रोजन है चाहे हीलियम है, तो हीलियम जो हमारे मटेरियल मिला है, तो हीलियम के अंदर तो दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लाउड कहाँ से मिलेगा। तो एक्चुअली इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट में, ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, इसका स्पीड का ऑर्डर है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और इतना हाई स्पीड है कि हम लोग को आँख डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है कि एक्चुअल इसका पोजीशन है कहाँ। ये हर जगह ही नज़र आता है, इसीलिए एक क्लाउड की तरह नज़र आता है। जब 3 डायमेंशनल इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन हर जगह नज़र आता है। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो पूरा लगेगा कि
इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना हुआ है। तो इस तरह का क्लाउड देखा गया दिव्य दृष्टि के थ्रू, मीन्स माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग इसको ऐसे देख चुके हैं। तो थोड़ा इसको हम अपना दिव्य दृष्टि लगा कर करके इसको देखते हैं। तो जब हम अपना दिव्य दृष्टि मिला हम लोग को, तो देखे अंदर एटम के अंदर जा कर के, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं कि 3D में ऐसे घूम रहा है। ये सारे हमारे एनर्जी का सोर्स की तरह इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, और सेंटर में ए वाला जो हमारा है लाइटनिंग पोर्शन, वही हमारा न्यूक्लियस है। यही हम अपना दिव्य दृष्टि से देखते हैं एटम के अंदर, जिसको रदरफोर्ड ने देखे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और ये हमारा सेंटर में इसका न्यूक्लियस है। तो 5 भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सब जगह नज़र आएगा। तो एक 2D डायमेंशन में हम लोग ऐसे इसको स्टडी करते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में क्या क्या रहेगा, तो इस न्यूक्लियस में रहेगा प्रोटॉन्स। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरियर प्रोटॉन्स है, और येलो वाला को हम लोग न्यूट्रॉन्स कह देते हैं। तो ये है चार्जलेस पार्टिकल न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है ये हमारा है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से, और इसको कलेक्टिवली इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले जो भी पार्टिकल है उसको हम न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके, मीन्स एटम को भी तोड़ दिया, मीन्स मैटर को तोड़ करके मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को तोड़ कर करके एटम, और एटम को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकल गया तो हम इसका पूरा गाथा हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा पार्टिकल मिला है जिसके साथ बहुत सारे गुण है, बहुत सारे विशेषताएं हैं। तब वो सारे गुण और विशेषताओं को हम लोग को जानना है। तो ये मैटर से एटम बना, एटम से के अंदर हमारा ये शेप मिला, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला। अब ये सारे पार्टिकल इतना सारे गुण से परिपूर्ण है कि अगर इसको दौड़ाते हैं तो हमको करंट मिलता है, इसको दौड़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, इसको ऑसिलेट कराते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हम लोग कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। उसके बाद इसको दौड़ा करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करके हम लोग लाइट डेवलप करते हैं, उससे हीट डेवलप करते हैं, इससे बड़े बड़े प्लांट चलाते हैं। मीन्स हम लोग को जो लाइफ अंधकार में था उसको प्रकाश में कन्वर्ट कर दिया, किसने? इलेक्ट्रॉन ने। मीन्स ये बहुत ही गुणी पार्टिकल है, इसलिए इसका गुण और गाथा को हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने के लिए, इसके गुण और गाथा को पढ़ने के लिए हम 3 सेक्शन बनाए हैं। एक को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरे को इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद ये भी दोनों कम गुणी नहीं हैं। जब न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस के हिट करते हैं और न्यूक्लियस टूटता है तो इतना सारा एनर्जी रिलीज होती है, जिसको अगर हम कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज करते हैं तो न्यूक्लियर प्लांट बना देते हैं, और न्यूक्लियर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। और अगर डिस्ट्रक्शन पर्पस में यूज करते हैं तो एटॉमिक बम बना लेते हैं। मीन्स इससे एटम बम बना कर करके विनाश भी कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये तीनों पार्टिकल जो हैं कोई साधारण नहीं है, और इनका नाम रखा गया फंडामेंटल। उस समय कहा गया कि ईश्वर ने अपने हाथों से ये तीनों पार्टिकल को बनाया है, इसको बनाने में कोई दूसरा कण लगा हुआ नहीं है। और जब दूसरा कण नहीं लगता है, जिसको ईश्वर ने खुद तैयार किए हैं, उसी को फंडामेंटल, मूल कहा जाता है, मूल पार्टिकल। तो ये तीनों पार्टिकल को हम लोग बहुत इज्जत और बहुत प्रेम से सम्मान भी देंगे इनको, क्योंकि ये सम्मानित पार्टिकल हैं।
लेकिन वैज्ञानिक लोग यहीं तक नहीं रुके, कहे कि अगर एटम को तोड़ कर करके हम ये 3 पार्टिकल निकाले हैं, एटम किससे बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, मीन्स एटम का ये तीनों बाप है। अब ये तीनों का बाप अगर खोज लें, ये तीनों किससे बनाया हुआ है, अगर इसके अंदर भी अगर कुछ होगा तो वो अगर मिलेगा तो हो सकता है इससे ज़्यादा गुण उसके पास होगा, तो उसका गुण मिलेगा तो हमारा टेक्नोलॉजी और इतना हाई हो जाएगा कि अभी हम चाहें तो स्पीड ऑफ लाइट से घूमना चाहें तो उतना स्पीड ऑफ लाइट से घूमने के लिए हमारे पास कोई प्लेन रॉकेट नहीं है। हो सकता है इसके अंदर कुछ ऐसा पार्टिकल मिल जाए, वो हमको कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी दे दे कि हम स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ने लगे। तो वैज्ञानिक ने यहू तीनों पार्टिकल पर भी हथौड़ा चलाना शुरू कर दिए। तो अब हम चलते हैं कि इसके अंदर हथौड़ा चलने पर क्या क्या मिला। तो इसके अंदर हथौड़ा चला, तो न्यूक्लियस के अंदर हथौड़ा चला, तो एटम तो एंगस्ट्रॉम के साइज में था, एटम का साइज तो एंगस्ट्रॉम में था, मीन्स 10⁻⁻10 मीटर, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो फेम्टोमीटर में चला जाता है, 10⁻⁻15 मीटर, और उससे भी छोटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का साइज है। तब इसको हम लोग कैसे काम करेंगे, तो इसको काम करने के लिए एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक एक बहुत बड़ा मशीन डिजाइन किया स्विट्ज़रलैंड में 2012 में, और प्रोटॉन का कोलिजन करा दिया गया। कहा कि एक प्रोटॉन्स को दूसरे प्रोटॉन से टक्कर कराओ, झगड़ा कराओ, ऐसे नहीं टूटेगा, क्योंकि हम लोग को हथौड़ा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, हम लोग के पास इतना टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि प्रोटॉन को तोड़ सकते हैं हथौड़ा लगा करके, चाहे कुछ भी दूसरे प्रोसेस से। तो एक 27 किलोमीटर के एक घुमावदार टनल बना करके और ये प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करा करके दोनों को टक्कर किया गया, तो इसका प्रोटॉन का डब्बा भी खुल गया और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन था उसका भी डब्बा खुल गया। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को डब्बा जब खुला तो कुछ ऐसा पार्टिकल अंदर से निकला, मीन्स एटम का बाप अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी बाप निकल गया इसके अंदर से, इस डब्बा के अंदर से। अगर इसको हम प्रोटॉन और इसको न्यूट्रॉन कहते हैं, तो ये रंग बिरंगा कलर का मिल रहा है, और ये रंग बिरंगा कलर का जो इसके अंदर से जो पार्टिकल निकला, इसका वैज्ञानिक ने नाम रखा क्वार्क्स, इसको नाम रखा क्वार्क्स। अब एक क्वार्क्स कितने टाइप के मिला, तो एक क्वार्क्स 6 टाइप का मिला, 6 टाइप का क्वार्क्स मिला। इसको आगे हम नाम पढ़ेंगे, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म्स क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, ये 6 मिला इसके अंदर से मिला। और वो रंग बिरंगा भी मिला। रंग बिरंगा का मतलब इसके 3 कलर होते हैं, ब्लू प्लस ग्रीन प्लस रेड, और ये डिफरेंट कम्बिनेशन में मिला। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में 3 का कम्बिनेशन में आता है। प्रोटॉन्स में 2 अप और 1 डाउन, न्यूट्रॉन्स में 2 डाउन और 1 अप, मीन्स 3 क्वार्क से न्यूट्रॉन बना है जिसमें 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क। 3 क्वार्क से प्रोटॉन बना है जिसमें 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क बनता है। और यहाँ पर देखा गया कि एक क्वार्क कैसे रह रहा है, तो एक देख रहे हैं कि एलो टाइप के एक स्प्रिंग टाइप के स्ट्रक्चर से बंधा हुआ है। तब वो स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर जो एलो साइड का है वो स्प्रिंग नहीं है, वहाँ एक मासलेस पार्टिकल है। एक ऐसा एलो टाइप का जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, और इस पार्टिकल का नाम रखा ग्लूऑन्स। इस पार्टिकल को बोलते हैं ग्लूऑन्स। ये जो बंधा हुआ है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और इस पार्टिकल्स का नाम है ग्लूऑन्स।
ये ग्लूऑन्स क्या करता है, इसको बांध करके रखता है, ये सारे को बांध करके रखता है। इसका मतलब ग्लूऑन्स जो है फोर्स कैरियर है। ये है क्या, फोर्स कैरियर, जिसको हम आगे चल करके वेक्टर बोसॉन बोलते हैं। वेक्टर बोसॉन, वेक्टर बोसॉन मीन्स फोर्स लगाने वाले पार्टिकल है। जैसे ऐसे इसको समझेंगे कि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको वेक्टर बोसॉन कहा जाता है। मीन्स ये तो मासलेस है, इसमें कोई मास नहीं होता है। ये हमारे ग्लूऑन्स में कोई मास नहीं होता है, मासलेस है, लेकिन एक क्वार्क्स को बांध करके रखता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर में, और इसका नाम है ग्लूऑन्स। और एक ग्लूऑन्स काम क्या करता है, तो ये तो बांधने का काम करता ही है, साथ साथ इसका कलर भी चेंज करवाता है। एक ग्लूऑन्स 9 टाइप का होता है, और हर एक टाइप के साथ 2 कलर होता है, और वो कलर मिल कर करके ये सारे को कलर, जो अभी रेड है वो उसको ग्लूऑन्स कुछ समय के बाद ग्रीन भी कर देगा, अगर चाहेगा ग्लूऑन्स तो इसको ब्लू भी कर देगा। मीन्स ये सब इसका ब्लू है तो इसको रेड कर देगा। ये रेड ब्लू ग्रीन करने, कन्वर्ट करने का काम यही ग्लूऑन्स करता है। मीन्स ग्लूऑन्स जो है 2 काम कर रहा है। एक काम क्या कर रहा है कि इस क्वार्क्स को बांध के रखने का काम कर रहा है। दूसरा काम क्या करता है कि हर एक क्वार्क्स के कलर चेंज करता है। तो अब सोचा गया कि ये बांध के रखने वाली जो प्रॉपर्टीज है, ये जो बांध करके रखता है वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज है, अट्रैक्ट कर करके बांध करके रखता है। और देखा गया कि इसको जितना दूर तक खींचते हैं उतना ही ज़्यादा फोर्स से खींच कर करके इसको करीब में लाता है ग्लूऑन्स। जिस तरह से स्प्रिंग को ज़्यादा खींचते हैं तो स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा फोर्स लगा करके हम लोग को खींचता है, उसी टाइप से ग्लूऑन्स है कि जितना ज़्यादा दूर तक हम क्वार्क्स को ले जाएंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स बढ़ा करके क्वार्क को खींच लेगा। मीन्स ये अट्रैक्टिव नेचर है। तो ये अट्रैक्टिव नेचर कहाँ से आया, ग्रेविटेशन से आया कि चार्ज से आया? क्योंकि अट्रैक्ट करने वाला नेचर वाला फोर्स या तो मास के कारण डेवलप होती है, नहीं तो चार्ज के कारण डेवलप होती है। तो चार्ज के कारण 2 नेचर का फोर्स आता है, एक अट्रैक्टिव ही आता है और एक रिपल्सिव ही आता है। लेकिन मास के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स आता है वो बहुत वीक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा होने के कारण वैज्ञानिक लोग ने कहे कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल हो नहीं सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसका मतलब ये हो ना हो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये चार्ज के कारण आ रहा है। लेकिन ये ग्लूऑन्स के पास ये हमारा मासलेस है, इस पर चार्ज आया कहाँ से? इस पर तो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है नहीं। इस पर तो अगर पूछेगा ग्लूऑन्स पर तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0, तो ये चार्ज ये कहाँ से आया? तो एक नया चार्ज का कंसेप्ट लाया गया जिसको बोलते हैं कलर ऑफ चार्ज। कलर ऑफ चार्ज। अब एक कलर ऑफ चार्ज क्या है? तो कलर ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टीज है, एक गुण है। किसकी प्रॉपर्टीज है, किसकी गुण है? तो ये प्रॉपर्टीज है ग्लूऑन्स की, जो बांध के रख रहा है पार्टिकल, ये हमारे क्वार्क्स की। एक ऐसी गुण है, एक ऐसी गुण है जिस गुण से इसको बांध करके रखता है और इसको कलर प्रोवाइड करता है। तो बांध करके भी रखता है और हर एक क्वार्क्स को कलर भी प्रोवाइड करता है। मीन्स क्वार्क अपने में कुछ नहीं है, इसको कलर चेंज करना, इस पर सारा कंट्रोल करना ग्लूऑन्स का काम है। और ग्लूऑन्स 9 टाइप के होते हैं, 9 टाइप का ग्लूऑन्स होते हैं, और हर एक ग्लूऑन्स के पास 2 कलर होता है। इसका मतलब 18 कलर ग्लूऑन्स का हो गया, और यही ग्लूऑन्स ये सब को कलर प्रोवाइड करती है। तो और इसके साथ एक और भी प्रॉपर्टीज है कि एक ग्लूऑन्स दूसरे ग्लूऑन्स के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। एक तो इंटरेक्ट इसके साथ भी, क्वार्क के साथ भी इंटरेक्ट करता है, और ग्लूऑन्स के एक ग्लूऑन्स दूसरे ग्लूऑन्स के साथ भी इंटरेक्ट कर जाता है। ये भी प्रॉपर्टीज ग्लूऑन्स का है। तो ये हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ग्लूऑन्स की, जिसके कारण क्वार्क्स हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर बंधे हुए हैं,
और इस बांधने वाले फोर्स को हम बोलते हैं वेक्टर बोसॉन। जिस फोर्स के थ्रू ये बांध कर करके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में क्वार्क्स को रखता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर बोसॉन्स। और ये जो कलर है इसका, जिसको हम कलर ऑफ चार्ज बोलते हैं, ये हमारे ग्लूऑन्स का नेचर है, प्रॉपर्टीज है, गुण है। अब कहोगे कि ये कलर का मतलब ये सारे कलर, तो नहीं, ये सारे लाल पीला हरा ब्लू ग्रीन रेड ये सब कलर नहीं, ये सतरंगी कलर नहीं है, ये गुण है, ग्लूऑन्स की गुण है। जिस गुण के कारण, जिस प्रॉपर्टीज के कारण क्वार्क्स को बांध करके रखते हैं। तो ये सब कलर हम देख सकते हैं कि नहीं? तो नहीं देख सकते हैं। इस जिस प्रॉपर्टीज के कारण, जिस चार्ज के कारण, कलर ऑफ चार्ज के कारण ये अट्रैक्शन फोर्स से बांध करके रखती है, वो चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं? जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर कर लेते हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम कह देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसी तरह से इसका कलर चार्ज का वैल्यू कुछ लिख सकते हैं कि नहीं? तो एक कलर चार्ज की वैल्यू भी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ये टोटली डिफरेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो ये कौन सी चार्ज आया, इसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो इसको कोई मेजरमेंट नहीं करेंगे, ये सिर्फ फील करेंगे। कैसे फील करेंगे? तो इसको ऐसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि एक ही बंदा को पास एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी आचरण और कैरेक्टर हम नहीं समझ पाते हैं। एक मोमेंट में कुछ बोलेगा, दूसरे मोमेंट में कुछ बोल देगा। पलटी मारने वाली जो कैरेक्टर होती है, जो गुण है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रंग बदल देता है, इंसान पल पल में रंग बदल देता है, पल पल में चेहरा बदल देती है। तो वो रंग, वो चेहरा, वो गुण जो इंसान को हम पहचान नहीं पाते हैं, चेंज कर लेती है, उसी गुण को कलर ऑफ चार्ज यहाँ कहेंगे। वहाँ कलर जो रंग चेंज करता है तो कलर ऑफ इंसान बोलेंगे, और यहाँ हम उस गुण को, उस प्रॉपर्टीज को हम कलर ऑफ चार्ज कहेंगे। तो जो इंसान अपना नेचर, कैरेक्टर बार बार चेंज करता है, उसको हम तराजू पर नाप तौल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से कलर ऑफ चार्ज को भी तराजू पर नाप तौल नहीं सकते हैं। उस गुण को, इंसान को बदलने वाली गुण को हम आँख से देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। उसी तरह से एक कलर को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। एक कलर ऑफ चार्ज का मतलब लाल, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब कलर से हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब एक गुण है, एक प्रॉपर्टीज है, जिस गुण और प्रॉपर्टीज के थ्रू ये हमको क्वार्क्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करती है, और उसी गुण के थ्रू इस क्वार्क्स को बांध करके रखती है, और ये चार्जलेस पार्टिकल है। अब हम इसको आगे काम करते हैं। हमारे पास क्वार्क्स देखा गया। जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डब्बा खोला तो 6 टाइप का क्वार्क्स मिला, और वो क्वार्क्स, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर एक ग्लूऑन्स के थ्रू बंधा हुआ होता है, और वो एक ऐसा फोर्स है जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। मीन्स अगर ग्लूऑन्स के बारे में कहीं भी कुछ लिखा रहेगा तो इससे हम यही समझेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप करता है। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डेवलप करने वाले जो हमारे पास एक पार्टिकल मिला, उसको हम बोलते हैं ग्लूऑन्स। हमारे पास 4 तरह का फोर्स नेचर में मिलता है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है हमारे नेचर का, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो डेवलप करती है जो पार्टिकल, उसका नाम है ग्लूऑन्स। और यही ग्लूऑन्स हमारे इस क्वार्क्स को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर बांध कर करके रखती है। तो ये सब हमारे क्वार्क्स पर चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन ग्लूऑन्स पर जो चार्ज होती है उसको कलर ऑफ चार्ज कहते हैं। अब वो कलर ऑफ चार्ज को ना हम मेजर कर सकते हैं, नहीं आँखों से देख सकते हैं। अब ये 3 तरह के चार्ज को हम डिफाइन करते हैं। एक को हम बोलते हैं ब्लू, दूसरे को रेड, और तीसरे को ग्रीन।
और तीनों का कॉम्बिनेशन जब आता है तो ये बन जाता है वाइट। वाइट का मतलब हो जाता है कलरलेस, इसका मतलब हो जाता है कलरलेस। और फिर ये तीनों का एक एंटी कलर आता है जिसको हम नाम रखेंगे एंटी ब्लू, रेड के लिए नाम रखेंगे एंटी रेड, और ग्रीन के लिए नाम रखेंगे एंटी ग्रीन। अब कहोगे कि एंटी रेड, एंटी ब्लू, एंटी ग्रीन हम कैसे सोचेंगे, कैसे देखेंगे? तो देखना नहीं है, बस फील करना है। ये सब गुण है, प्रॉपर्टीज है जो कि चेंज करते रहती है। ये देखने वाला चीज़ नहीं है, ये सब फील करने वाला चीज़ है। तब इसका मतलब ए प्रोटॉन्स के अंदर 3 क्वार्क्स, ए प्रोटॉन्स के अंदर भी 3 क्वार्क्स, हर एक प्रोटॉन्स के अंदर 3-3 क्वार्क्स, और हर एक न्यूट्रॉन्स के अंदर भी 3-3 क्वार्क्स। न्यूट्रॉन बनेगा 2 डाउन 1 अप से, प्रोटॉन बनेगा 2 अप 1 डाउन से। ए नंबर ऑफ क्वार्क्स और उस पर चार्ज हम आगे निकालेंगे, सारा वैल्यू लिखेंगे। तो पहले हम चाहेंगे कि जैसे प्रोटॉन को टक्कर कर करके दिव्य दृष्टि से जैसे इसके क्वार्क्स को वैज्ञानिक लोग ने देख लिया, तो हम लोग भी उस दृष्टि से देखना चाहेंगे कि इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर एक ग्लूऑन्स एक क्वार्क्स को कैसे बांध करके रखे हुए हैं। तो हम उस दिव्य दृष्टि को अप्लाई करते हैं। ये हमारे क्वार्क्स है रेड वाले, और इसमें डॉट 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 येलो येलो टाइप का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यही हमारे ग्लूऑन्स है जो क्वार्क्स को इस तरह से बांध करके रखता है। दूर भी जाना चाहता है तो उसको खींच करके वापस ले आता है। अगर ये 2 अप होगा और 1 डाउन होगा तो इससे बनेगा प्रोटॉन्स, और 2 डाउन और 1 अप होगा तो इससे बनेगा न्यूट्रॉन। तो इसी को वैज्ञानिक लोग ने अपने दिव्य दृष्टि से प्रोटॉन का कोलिजन करके लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंतर्गत एक्सपेरिमेंट के अनुसार इनको डिटेक्ट किया इस पार्टिकल को, और इसको नाम रखा गया क्वार्क्स। और क्वार्क्स को बांधने वाली इस ब्रह्मांड और इस सृष्टि में जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसको हम बोलते हैं ग्लूऑन्स। तो इस हमारे ग्लूऑन्स के बारे में, ये जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स ग्लूऑन्स है, ये सारे ग्लूऑन्स हैं। और ए ग्लूऑन्स के बारे में हम लोग प्रॉपर्टी जान चुके हैं कि ए ग्लूऑन्स क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके पास आता है? ग्लूऑन्स के कारण आता है। एक ऐसा पार्टिकल है, मासलेस है, इसके पास एक स्पिन भी होता है, इसका स्पिन 1 होता है। इसके पास चार्ज होता है, कौन सा चार्ज? कलर ऑफ चार्ज। अगर पूछेगा इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ग्लूऑन्स के पास, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसके पास नहीं होता है, इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू 0 होता है। लेकिन ये जो हमारा क्वार्क्स है, अप क्वार्क्स, 2 अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स, इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज भी होगी, और इसके पास मास भी होगा। और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यही बनाता है ग्लूऑन्स। इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर बोसॉन का भी नाम जानते हैं, वेक्टर बोसॉन। बोसॉन क्या है इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम ग्लूऑन्स को देख लिया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को तोड़ कर करके हम लोग ग्लूऑन्स बना लिया। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से एटम टूट कर करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और ए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टूटा। तब टूटने के बाद क्वार्क्स मिला। क्वार्क्स एक पार्टिकल से बंधा हुआ है जिसको ग्लूऑन्स बोलते हैं। अब ए ग्लूऑन्स का हम सारा वीडियो देख चुके।
अब इसकी ग्लूऑन्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अब ये हमारे ग्लूऑन्स की प्रॉपर्टीज है। तो ग्लूऑन्स की सारी प्रॉपर्टी जो है, ग्लूऑन्स आर मासलेस पार्टिकल, जिसके पास कोई मास नहीं होगी, दैट कैरी द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मीनिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द क्वार्क्स टुगेदर, forms protons and neutrons. They have a property called color of charge which allow them to interact with each other, and unlike other force carrier they can also interact themselves due to color charge. They have a spin of 1 marking them vector boson, and they are considered to be glue that holds matter together at subatomic level. कहने का मतलब करा कि ये ग्लूऑन्स मासलेस है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डेवलप करती है, और वो रिस्पॉन्सिबल है बाइंडिंग द क्वार्क्स, क्वार्क्स को बांध करके रखने में, और क्वार्क्स को बांध करके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाता है, जिसमें 2 अप क्वार्क्स होते हैं, 1 डाउन क्वार्क्स होते हैं, तब प्रोटॉन्स बनती है, 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं, 1 अप क्वार्क्स होती है, तो न्यूट्रॉन्स बनते हैं। दे हैव ए प्रॉपर्टीज, उसके पास एक गुण और विशेषता भी है जिसको बोलते हैं कलर ऑफ चार्ज। वो कलर ऑफ चार्ज से ही इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स से बांधे हुए रहता है क्वार्क्स को, विच अलाउ देम टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इस गुण के कारण एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, बांध करके रखता है, अट्रैक्ट करता है। एंड अनलाइक अदर फोर्स, दूसरे फोर्स से विपरीत, कैरियर्स दे कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विथ देमसेल्फ। दूसरे जैसे निगेटिव चार्ज से एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को नहीं खींचती है, उसके विपरीत इसका गुण है कि यहाँ एक ग्लूऑन्स दूसरे ग्लूऑन्स से भी इंटरेक्ट कर जाता है। themselves color of charge spin 1 making them vector bosons and are considered to be glue that holds matter together at subatomic level। और यहाँ क्या कहता है कि एक कलर चार्ज के कारण इंटरेक्ट देमसेल्फ, अपने आप में भी इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे से भी इंटरेक्ट फोर्स करता है, एक दूसरे से भी रिएक्ट करता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आगे है कि कलर, उसी का सारा चीज़ है। ग्लूऑन्स कैरी ए कलर चार्ज विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एक्चुअल कलर, मीन्स सतरंगी कलर जो हम देखते हैं उसके अनुसार सोचना नहीं है, ये फील करना है कि ये एक गुण का नाम है। कलर का मतलब रंग बिरंगा से मतलब नहीं है, रंग से मतलब नहीं है, एक गुण का नाम है जिस गुण से एक दूसरे क्वार्क को अपने ओर खींचती है। उसके बाद है ग्लूऑन्स हैव नो मास, इसके पास मास नहीं होती है। फिर है स्ट्रॉन्ग फोर्स कैरियर, ये नेचर का, प्रकृति का, ब्रह्मांड का, सृष्टि का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद है सेल्फ इंट्रैक्शन, ग्लूऑन टू ग्लूऑन अपने आप में भी इंट्रैक्ट करता है और ग्लूऑन टू क्वार्क्स में भी इंट्रैक्शन होता है। ये सारे प्रॉपर्टीज है। तो अब हम थोड़ा क्वार्क्स के बारे में जानते हैं। ग्लूऑन्स के बारे में तो जान चुके कि ग्लूऑन्स क्या काम कर रही है। अब क्वार्क्स है, तो क्वार्क्स में 6 टाइप हमको मिला। ए है अप, इसको शॉर्ट में यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ए है डाउन, ए चार्म्स को सी से, स्ट्रेंज को एस से, टॉप को टी से, बॉटम को बी से। इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। टॉप और अप और डाउन को, अप और डाउन वाले को फर्स्ट जनरेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, और यही ज़्यादा स्टेबल होता है। चार्म्स और स्ट्रेंज को 2-4 साल के बाद खोजा गया, इसलिए इसको सेकेंड जनरेशन। ये सब 2015 के करीब खोजा गया, तो ये सब है थर्ड जनरेशन। तो ये सारा जो है, ये सब का मास साइज बड़ा होने के कारण ये सब अनस्टेबल होता है
और ये टूट करके फाइनली कन्वर्ट हो जाता है अप एंड डाउन में। इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, करीब 10⁻⁻, इसका अगर लाइफ टाइम को काम करेंगे तो करीब 10⁻⁻25 सेकेंड ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। और एक कन्वर्ट होकर के चला जाता है अप एंड डाउन में। तो ये जो हमारा अप है, अप, इसके पास एक चार्ज होता है और ये होता है +2/3e, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3 पार्ट। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता है, उससे कम चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जब फर्दर हम प्रोटॉन्स को तोड़े और उसमें से जब क्वार्क्स निकली तो क्वार्क का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज से भी कम मिला। इसका मतलब है कि नेचर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी मिनिमम चार्ज वाले पार्टिकल एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब स्टडी करेंगे नीट और जेई के पर्पस से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही फंडामेंटल मानेंगे। ये मान करके चलेंगे कि सबसे मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर होता है, उससे मिनिमम चार्ज नेचर में प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मान करके हम सारा सिलेबस को डील करेंगे और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसी प्रिंसिपल पर काम करेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, उसको भी तोड़ा गया है। तो अब क्वार्क पर चार्ज इतना है, चार्म्स क्वार्क पर भी चार्ज होता है +2/3e, और ए टॉप क्वार्क पर भी चार्ज होता है +2/3e। ये है डाउन क्वार्क। तो डाउन क्वार्क पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन डाउन क्वार्क, ये होता है -1/3e। चार्ज ऑन स्ट्रेंज क्वार्क ए -1/3e, ई मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज ऑन बॉटम क्वार्क = -1/3e। ये सारे क्वार्क का नाम है। ये सब अनस्टेबल है। ये फट से बोसॉन नामक पार्टिकल को इमिट कर करके कन्वर्ट हो जाता है अप एंड डाउन में। अब ये बोसॉन पार्टिकल क्या होता है आगे पढ़ेंगे। तो ये सब का एक एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। अप का है एंटी अप, चार्म्स का है एंटी चार्म्स, टॉप का है एंटी टॉप, डाउन का है एंटी डाउन, स्ट्रेंज का है एंटी स्ट्रेंज, और बॉटम का है एंटी बॉटम। तो एंटी के लिए क्या करेंगे, अप के लिए सिंबल यू यूज करते हैं, तो एंटी के लिए इसके ऊपर एक वार लगा दिया, तो इसको एंटी वार। अगर इसको अंकल बोलते हैं तो हर एक अंकल के पास एक आंटी भी होती है। तो ये हमारी आंटी होगी। किसकी आंटी? ए अप अंकल के अप एंटी अप आंटी। तो उसी तरह से चार्म्स का एक आंटी हो गए, तो चार्म्स के लिए सी और सी बार, टॉप का आंटी टी और टी बार, डाउन का आंटी डी और डी बार, स्ट्रेंज का आंटी एस और एस बार, और बॉटम का आंटी बी और बी बार। तो अंकल के जस्ट अपोजिट चार्ज आंटी का होता है। जैसे मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर का होता है। तो ए अंकल के पास, अप अंकल के पास अगर +2/3 चार्ज है, तो अप अंकल के आंटी के पास जो चार्ज होगा ये हो जाएगा -2/3e। मीन्स ए +2/3 तो ए -2/3, और दोनों जब एक दूसरे से टक्कर लेंगे तो नेट चार्ज 0 हो जाती है। इसीलिए कोई भी अंकल अगर बॉस हैं और वो आंटी के पास जाएंगे तो उनका सारा बॉस गिरी आंटी 0 कर देंगी। माइनस ले जाकर जैसी ऐड होगा तो ये बॉस एक घर के बिल्ली बन जाएंगे। तो उसी तरह से चार्म अंकल के पास +2/, है तो ये उनके आंटी के पास -2/3e। उसी तरह से टॉप अंकल के आंटी के पास भी -2/3e। मीन्स अंकल वाले के जस्ट अपोजिट चार्ज आंटी के पास है। अब नीचे वाले अंकल, डाउन अंकल के -1/3 है, तो डाउन वाले के
आंटी के पास जो चार्ज होगा वो प्लस में 1/3 हो जाएगा। ए माइनस में था, स्ट्रेंज वाले अंकल का -1/3 है तो स्ट्रेंज वाले आंटी का +1/3 हो जाएगा। अगर बॉटम वाले अंकल का -1/3 इलेक्ट्रॉन है तब बॉटम वाले आंटी का +1/3 होगा, क्योंकि ए बॉस अगर आंटी के पास जाती हैं तो ए माइनस और ए प्लस मिल करके सारा बॉसगिरी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 6 हमारा क्वार्क्स है और 6 क्वार्क्स का एक आंटी भी है, तो टोटल 12 क्वार्क्स हो गए। लेकिन हम लोग कंसिडरेशन में अभी यही लेंगे, एंटी को नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे देश पुरुष प्रधान देश है, इसलिए आंटी को अभी नेगलेक्ट कर देंगे। आंटी को लेकर के चलेंगे तो बहुत कचरा हो जाएगी। अभी सिर्फ अंकल को ही फोकस करना है और ये फोकस होगा अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। ये क्वार्क्स का नाम है। अब हम लोग इसको जो वैज्ञानिक नाम रखते हैं उसी के तरह नाम रखते हैं। अब ये नहीं कहोगे कि इसको हम रविंदर, प्रमोद, धर्मेंद्र, पप्पू, गोलू, मोलू नाम रख दें, तो ऐसा नहीं। वैज्ञानिक का एक अलग लैंग्वेज होता है और उनको जो नाम पसंद हो गया वो नाम रखा गया। इसका मतलब यही क्वार्क से हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बना हुआ है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो बना है उसमें 3 ए वाला 2 अप और 1 डाउन से प्रोटॉन बन गया था और 2 डाउन और 1 अप से न्यूट्रॉन बन गया था। इसका मतलब ये जो हमारे पार्टिकल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बना है इसमें 3 क्वार्क्स लगे हुए हैं, लेकिन इसका तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होगा। चार्म्स, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चार्म्स, टॉप, मीन्स बहुत तरह के कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर ऑड के कॉम्बिनेशन में जैसे 3 का कॉम्बिनेशन, 5 का कॉम्बिनेशन, 7 का कॉम्बिनेशन, 9 का कॉम्बिनेशन, ऐसे क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन कर करके डिफरेंट टाइप्स का हमारे पास पार्टिकल बन सकता है। लेकिन हमको नेचर में जो अभी मिला है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही मिला है। उसमें 3 ही क्वार्क्स देखा गया है जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और एक और 5 वाला भी मिला है करीब 2015-16 में, तो उसको हम एग्जॉक्टिक क्वार्क्स के नाम से जानते हैं। तो एग्जॉक्टिक बैरियॉन्स कहते हैं, वो हम आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसमें। तो अभी यहाँ पर हम लोग को सीखना था कि क्वार्क्स कितने टाइप के होते हैं और हर एक क्वार्क्स पर कितने चार्ज होते हैं। तो हमारे पास क्वार्क्स 6 हैं। टॉप, तो टॉप पर +2/3, तो बॉटम पर -1/3। चार्म्स पर +2/3, तो स्ट्रेंज पर -1/3। टॉप पर +2/3, तो बॉटम पर -1/3। और इस पर जो चार्ज होगा उतना ही वैल्यू का अपोजिट नेचर पर आंटी में होगा। तो ये हमारे क्वार्क्स के हो गए। अब एक क्वार्क्स इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, जैसे क्वार्क्स जब का फॉर्मेशन होगा तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे क्वार्क से बनते हैं। तो क्वार्क से बनते हैं, जैसे मान लेते हैं हमको हीलियम बनाना है तो A2 और 4 है, तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है। तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है, तो इसका मतलब एक प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन के लिए 3 क्वार्क लगेगा। तो ए प्रोटॉन्स में 2 अप और 1 डाउन, ऐसा 2 क्वार्क्स लगेंगे। ऐसा 2 कॉम्बिनेशन बनेगा प्रोटॉन्स में, 2 अप 1 डाउन से 1 प्रोटॉन्स, और ये 2 प्रोटॉन्स है तो ऐसा 2 प्रोटॉन्स का क्वार्क्स कॉम्बिनेशन होगा। मीन्स अप और डाउन। मीन्स ये 2 प्रोटॉन बनाने में अप 4 क्वार्क्स और डाउन 2 क्वार्क्स। और 2 न्यूट्रॉन बनाना है
तो न्यूट्रॉन बनता है 2 डाउन से और 1 अप से। तो 2 न्यूट्रॉन्स हीलियम्स के अंदर है, इसका मतलब 2 1 अप, इसका मतलब हीलियम्स एटम का फॉर्मेशन में इसके अंदर न्यूक्लियस में 4 डाउन और 2 अप क्वार्क लगा हुआ है, और इसके अंदर के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के लिए 4 अप और 2 डाउन लगा हुआ है। इस तरह से अब न्यूक्लियस के अंदर के चीज़ को हम क्वार्क्स की तरह, क्वार्क्स के रूप में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक क्वार्क्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर, 3 कलर में जानते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन में। एक क्वार्क्स है जो कि कलर चेंज भी करते रहता है, और इसका कलर चेंज कराता है ग्लूऑन्स। रेड में है तो ब्लू बन जाएगा, ब्लू में है तो ग्रीन बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में एक तरह का क्वार्क्स हैं। तो 2 अप और 1 डाउन से एक प्रोटॉन्स, और 2 डाउन और 1 अप से एक न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर किसी भी एटम के अंदर, जैसे ये सारे हमारे क्वार्क्स चल रहे हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ से देख रहे हैं, अगर ये 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन है, तो इसका मतलब 1 प्रोटॉन्स और ये 2 प्रोटॉन्स, और ये 2 प्रोटॉन्स मिल कर करके हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स होता है। तो इसका मतलब हीलियम्स के अंदर 2 अप, 2 अप और 2 अप, 2 अप, 4 अप और 2 डाउन मिल गया। तो हीलियम के अंदर 4 अप और 2 डाउन क्वार्क्स हो गया। उसी तरह से अगर हमको न्यूट्रॉन के निकालना है तो न्यूट्रॉन को भी निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन्स के अंदर चलेंगे तो न्यूट्रॉन्स में 2 डाउन और 1 अप, 2 डाउन और 1 अप, तो 2 न्यूट्रॉन्स इस तरह से कम्बिनेशन न्यूक्लियस के अंदर बनाएगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ऐसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो डिपेंड करेगा, इसकी संख्या टोटल डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटम्स के अंदर कितने हैं। जैसे हीलियम का हाइड्रोजन का लेंगे तो 1 प्रोटॉन्स होगा, तो उसमें 1 प्रोटॉन्स होने के कारण उसके न्यूक्लियस में 2 अप 1 डाउन रहेगा। अगर हीलियम लेंगे तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, मीन्स टोटल 4 होंगे। तो 1 में 3 क्वार्क्स लगता है, तो 4 में टोटल 12 क्वार्क्स हो जाएंगे। उसी तरह से अगर सोडियम लेंगे तो सोडियम का 11 होता है, तो 11 होने के कारण उसके अंदर नंबर ऑफ क्वार्क्स की संख्या और बढ़ जाएगी। तो एटॉमिक नंबर के अनुसार नंबर ऑफ क्वार्क्स की संख्या न्यूक्लियस में अलग अलग होंगे। तो वो सारे क्वार्क्स की प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्क्स। तो जो भी क्वार्क्स की प्रॉपर्टीज हम लोग पहले पढ़े हैं उसी को फिर से रिपीट करते। क्वार्क्स क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। पहले मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से छोटा पार्टिकल खोज करके निकाल लिया क्वार्क्स, इसलिए अब मैटर का जो फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल बन गया वो क्वार्क्स बन गया, कंबाइन टू फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, और यही क्वार्क्स मिल करके न्यूक्लियस को फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद है क्वार्क्स है वेरियस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, मीन्स क्वार्क्स के अंदर बहुत सारे इंटरनल आंतरिक गुण हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, मास एंड कलर चार्ज। मीन्स मास भी होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है, और उसके साथ कलर चार्ज भी होता है। जो कलर चार्ज वाली प्रॉपर्टीज ग्लूऑन्स ने उसको सप्लाई करता है, ट्रांसमिट करता है। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम लोग जान ही गए कि अप क्वार्क पर +2/3 होता है, डाउन क्वार्क पर -1/3 होता है। इस तरह से सारे क्वार्क्स का चार्ज जान गए, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो कलर वाली चार्ज है, प्रॉपर्टीज है, वो भी प्रॉपर्टीज इसके पास होती है। इट इज़ ए पार्टिकल थ्रू विच we can experience all 4 fundamental interaction like electromagnetism, strong and weak nuclear force and gravitation.
मीन्स जब क्वार्क्स का रिसर्च हो गया तब हमको पता चला कि हमारे नेचर में जो 4 तरह के फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे यहाँ से हम इस पेन को छोड़ेंगे तब पृथ्वी नीचे इसको खींच लेगी, तो ये पृथ्वी ने एक फोर्स लगाया। तो ये सारे चारों फोर्स किसके कारण डेवलप हो रहा है प्रकृति में, ये सारा रहस्य खुल करके निकल गया जब हमारा क्वार्क्स का रिसर्च हो गया। तो क्वार्क्स ने हमारे 3 फोर्स के बारे में तो क्लियरली बता दिया, जो कि आगे हम लोग पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेकिन ग्रेविटेशन के बारे में अभी हम लोग को पता नहीं चल पाया है। इसके बारे में अभी रिसर्च जारी है। उसके बाद है देयर आर 6 टाइप ऑफ नोन एज फ्लेवर्स, अप डाउन चार्म सस्टेंस टॉप एंड बॉटम। मीन्स हमारे पास 4 टाइप का क्वार्क्स है। उस 4 टाइप्स के क्वार्क्स को हम फ्लेवर्स के नाम से जानते हैं। 4 डिफरेंट फ्लेवर का है, उसको हम बोलते हैं अप डाउन चार्म सस्टेंस टॉप एंड बॉटम। उसके बाद है ओनली अप एंड डाउन क्वार्क आर स्टेबल, छोटा साइज होता है इसके कारण स्टेबल है। एंड हेवियर क्वार्क रैपिडली चेंज इनटू अप एंड डाउन क्वार्क विद इन द 10⁻⁴ मीन्स पलक भी झपकने की ज़रूरत नहीं मिलता। 10⁻⁻24 और -25 के ऑर्डर में ही वो क्या होता है कि अप डाउन तो स्टेबल है, चार्म सस्टेंस टॉप बॉटम कन्वर्ट हो जाता है अप एंड डाउन में, इतना वो अनस्टेबल होता है। हाँ, थ्रू किसके थ्रू, डीके प्रोसेस के थ्रू डीके करता है। डीके का मतलब होता है टूट जाता है। तो जैसे हम लोग डिसइंटीग्रेशन में पढ़े हैं, डीके में पढ़े हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डीके करता है तो उससे पार्टिकल निकलता है अल्फ़ा, बीटा और गामा। उसी तरह से यहाँ से जब चार्म्स और टॉप क्वार्क जब डीके कर करके अप और डाउन में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर 2 पार्टिकल निकलता है, W एंड Z बोसॉन। W का मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स और Z का मतलब एक न्यूट्रल पार्टिकल। तो वहाँ से 2 टाइप का पार्टिकल निकलता है जिसको बोलते हैं W एंड Z बोसॉन पार्टिकल निकलता है। और ये पार्टिकल निकलता है कब, जब हेवियर क्वार्क्स कन्वर्ट होता है अप एंड डाउन में। ईच क्वार्क्स हैव ए एंटी क्वार्क, तो हर एक क्वार्क का एक आंटी होती है और आंटी के लिए सिंबल ऊपर बार लगा देते हैं। तो 6 क्वार्क्स अप का आंटी अप, डाउन का आंटी डाउन, चार्म्स का आंटी चार्म्स, स्ट्रेंज का आंटी स्ट्रेंज, टॉप का आंटी टॉप, बॉटम का आंटी बॉटम। मीन्स अब हम लोग क्या किया कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फेज में जो एग्जिस्ट करता था, इससे तो हम लोग एटम खोज करके निकाल ही लिए। एटम के बारे में डाल्टन साहब ने तो दुनिया में हंगामा कर दिया। दुनिया में जब हंगामा हुआ एटम एटम एटम, तो जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और उसके बाद ए न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक, तीनों मिल करके इस एटम से 3 टाइप के पार्टिकल निकाल करके रख दिए। और ए पार्टिकल निकला जिसका नाम हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मीन्स एटम टूट गया। अब एटम टूट गया तो इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तोड़ दिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं टूटा है। इलेक्ट्रॉन को अभी भी हम फंडामेंटल मान सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ने का प्रयास हुआ लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं टूटा। मीन्स इसको लेप्टॉन सीरीज में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको लेप्टॉन सीरीज में रखते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स टूट करके बन गया क्वार्क्स, जिसमें प्रोटॉन्स में 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से बनता है। न्यूट्रॉन 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से बनता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को जब देखा गया तो इलेक्ट्रॉन्स में 6 तरह का पार्टिकल मिलता है इसके सीरीज में, इसके ग्रुप में। वो है इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। उसके बाद है न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो म्यूऑन और न्यूट्रिनो टाउ। अब इस पर क्या होता है, तो ए इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही रहता है, इस पर भी चार्ज उतना ही रहता है, इलेक्ट्रॉन के ही बराबर। टाउ पर भी चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। मीन्स दोनों पर -1 यूनिट तीनों पर चार्ज होता है।
लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर जीरो चार्ज होता है, इस जीरो चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है। मीन्स इसी को हम बोलते हैं लेप्टॉन्स, लेप्टॉन सीरीज। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ने का प्रयास किए हैं तो भी इलेक्ट्रॉने मिला है, मीन्स चार्ज उतना ही है। म्यूऑन्स एक डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में बना है, थोड़ा सा साइज का फर्क पड़ा है, इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे ये थोड़ा सा बड़ा, और ये छोटा छोटा पार्टिकल निकला है, लेकिन चार्ज सब पर सेम ही रहा है। मीन्स ये सबसे छोटा चार्ज कैरियर हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर जब हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं, जैसे प्रोटॉन से, ये अप है तो अप पर हम जानते हैं +2/3, और ये डाउन पर -1/3, और इस डाउन पर -1/3। तो ये हमारा न्यूट्रॉन है, तो इस पर टोटल चार्ज अगर जोड़ते हैं तो 2/3e प्लस -1/3e प्लस -1/3e। अब ये टोटल जोड़ते हैं तो जीरो आता है, इसलिए न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। अब इस पर ये हमारा प्रोटॉन्स है, तो ये प्रोटॉन पर अगर हम चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ 2 अप है, तो अप पर 2/3 प्लस में, प्लस फिर अप है 2/3e प्लस में, और एक डाउन है तो -1/3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1/3e, तो ये हो गया +e। +e का मतलब प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हो गया, इसलिए ये हमारा प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये हमारा चार्ज का कैलकुलेशन। तो नेचर में ये सारे जो क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो इससे जो हमारे पार्टिकल बनते हैं वो ऑड नंबर में बनते हैं, 3, 5, 7, 9 इस तरह का बनते हैं, जिसको हम बैरियॉन्स बोलते हैं। इस ऑर्डर में जब क्वार्क्स जब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है, क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन कर करके ऑड नंबर में कॉम्बिनेशन करता है, तो इसको हम बैरियॉन्स बोलते हैं। और जब दो दो का कॉम्बिनेशन में करता है एंटी के साथ, जैसे आपके एंटी के साथ अगर कॉम्बिनेशन किया, या अप डाउन के एंटी के साथ कॉम्बिनेशन किया, या स्ट्रेंज टॉप के आंटी के साथ कॉम्बिनेशन किया, मीन्स हर एक क्वार्क दूसरे या अपने आंटी के साथ कॉम्बिनेशन करता है, तो ये भी एक पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इस पार्टिकल का नाम हम लोग मेसॉन रखते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे। तब ये हर एक क्वार्क अगर एंटी क्वार्क से कॉम्बिनेशन करके पार्टिकल बनाता है तो उसको मेसॉन कहते हैं। और हर एक क्वार्क अपने में अगर कॉम्बिनेशन करता है 3 के ऑर्डर में, अगर 2 के ऑर्डर में करेगा तो मेसॉन, और इसमें कंडीशन है कि एक आंटी होनी चाहिए, और बैरियॉन्स में ऑड में होना चाहिए, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इस ऑर्डर में होना चाहिए। लेकिन इसमें आंटी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो ये बैरियॉन्स में अभी जो हमको मिला है नेचर में, जो सबसे स्टेबल पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स 3 के ऑर्डर में है, और एक और मिला है ऑर्डर जो 5 के ऑर्डर में है, जिसको एग्जॉक्टिक बैरियॉन्स बोलते हैं, जिसका अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एक मोमेंट के लिए हमको मिला था। उसी तरह से 2 के ऑर्डर में मेसॉन बोलते हैं। तो इवन के ऑर्डर में, इवन नंबर के ऑर्डर में, जैसे 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, इवन नंबर के क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन में जो पार्टिकल मिलता है उसको बोलते हैं मेसॉन। लेकिन अभी हम लोग को 2 के ऑर्डर में ही सब मिला है, और उसमें एक आंटी होता है, एक क्वार्क्स होता है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन किसी न किसी के आंटी के साथ होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेसॉन। एक और 4 वाला मिला है जिसको हम एग्जॉक्टिक मेसॉन बोलते हैं, लेकिन अभी इसका हमको कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये हमारा मैटर को तोड़ करके वैज्ञानिक लोग ने कहाँ तक पहुँचा दिया, क्वार्क्स के कंसेप्ट तक पहुँचा दिया। अब इसके आगे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम लोग
आगे स्टडी करेंगे इसके बाद वाला। तो इसके बाद हम लोग मेसॉन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जब 2 क्वार्क्स कम्बिनेशन करेगा या 4 क्वार्क्स कम्बिनेशन करेगा, मीन्स जब क्वार्क्स का कम्बिनेशन इवन के टर्म्स में होगी तब मेसॉन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी तक के रिसर्च में जो हमारे नेचर में मेसॉन मिली है वो में 2 का कम्बिनेशन है, जिसमें एक है क्वार्क्स और दूसरे किसी न किसी एंटी क्वार्क के साथ होता है। एक हमको 4 वाला भी मिला है, लेकिन अभी उसका कोई प्रूफ स्टेबिलिटी हमारे पास नहीं मिली है। तो अभी तक हम लोग 2 ही वाले पर काम करेंगे। तब वो मेसॉन, वो पार्टिकल जब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से जब कम्बिनेशन, क्वार्क से कम्बिनेशन करता है तो मेसॉन का फॉर्मेशन होता है। और वो मेसॉन इस तरह से बहुत सारे मेसॉन का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं।